हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग चरक संहिता के सेकेंड लास्ट स्थान जिसका नाम कल्प स्थान है, उसके सबसे पहले चैप्टर मदन कल्प अध्याय उसको पढ़ने जा रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर थोड़ा बहुत कल्प स्थान के बारे में जानते हैं। ओके, कल्प स्थान के बारे में जो सबसे पहले जो उनका डेफिनेशन जो है इसका, वो निरुक्ति के फॉर्म में चक्रपाणी जी ने दिया, वो जानते हैं। वमन विरेचना नाम कल्पः तिष्ठन्ति अस्मिन् इति कल्पस्थानम, यानी कि वैसा स्थान जिसमें वमन एंड विरेचन, ठीक है, इसके अलग अलग कल्पना, अलग अलग विधान के बारे में बताया गया है। जिस स्थान में वमन विरेचन की कल्पना या विधान के बारे में बताया गया है उस स्थान को कल्पस्थान कहते हैं। ओके, हालांकि वमन विरेचन के बारे में आपको सूत्रास्थान, सिद्धि स्थान और सभी में भी मिलेंगे, लेकिन इस स्थान में जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एंड सेलेक्टिव वे में बताया गया है। ओके, शरीर की शुद्धि के लिए तो वैसे पंचकर्म चाहिए, तो इन सभी से शुद्धि होती है, लेकिन यहाँ पे मेनली जो है वमन एंड विरेचन के बारे में ही बताया गया है इस स्थान में। सो पहला तो डेफिनेशन क्लियर होता है। अब कल्प स्थान का क्या एम है वो जानते हैं। उद्देश्य से पहले ये तो हम जान चुके हैं कि इस स्थान में मेनली जो है वमन एंड विरेचन वाले औषध द्रव्य, इन सभी के बारे में बताया गया है। तो हमें जो उद्देश्य में ये बताया गया है कि वमन एंड जो विरेचन जो कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें वमन एंड विरेचन वाले द्रव्य या औषध को देना होगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि वो औषध जो है ईजिली पैलेटेबल नहीं होता, उसका बहुत ही बैड ऑर्डर होता है या फिर टेस्ट बहुत ख़राब होता है। तो हमें क्या करना है इसमें, मीन्स इन्होंने क्या किया है इस स्थान में कि उनको सुख उपभोग बनाए, उसको इजीली पैलेटेबल बनाना है। उसके लिए क्या चाहिए, तो सहायक अलग अलग कुछ द्रव्य को ऐड करना होगा। डायरेक्ट तो वो पैलेटेबल होगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। तो उसके लिए कुछ द्रव्य को जो ऐड करना है, उसकी कल्पना, उनके भेद इन द सेंस जो प्रयोग भेद हो गए वे, और उनके जो विभाग हैं, विभाग जैसे कि आप त्रिवृत्त ले लो या फिर मदन फल ले लो, उनके अलग अलग योग होते हैं, अलग अलग फॉर्मुलेशन होते हैं। देन उन योगों की क्या क्रियाविधि है, बॉडी पे क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो जानना। साथ साथ जो जिस रोगी को हम ये औषध देंगे तो उसके लिए जो योग्य विविध कल्पना, यानी कि उस रोगी को हम पाउडर फॉर्म में दे रहे हैं, सिरप फॉर्म में दे रहे हैं, इन सभी के बारे में। अब जैसे बच्चा है तो बच्चा तो पाउडर या टेबलेट नहीं खाएगा, तो उसको सिरप वाला दे करके या बड़े लोगों को सिरप दे करके, तो उनकी जो है ये मेडिसिन्स है या वामक औषध है, उसकी कल्पना, इन सभी का जो सम्यक योजना है ना, उन सभी के लिए इस स्थान का उपदेश दिया गया। ओके, ओवरऑल जो है वमन एंड विरेचन के लिए जो द्रव्य को जो है किस तरह देना है, किस फॉर्म में देना है, बॉडी पे क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उनके कितने कॉम्बिनेशंस हैं, इन सभी के बारे में जो है यहाँ कंपाइलेशन किया गया है इस स्थान में। ओके, कल्प स्थान के सिनोनिम्स की बात की जाए तो इनके पर्याय में विकल्प स्थान एंड दिव्य स्थान के बारे में बताया गया है। हम लोग जान चुके हैं कि कल्प स्थान में वमन एंड विरेचन, इसके कल्पना की बात की है। उसमें भी सबसे पहले वमन के बारे में बताया गया है, एंड वमन में भी जो सबसे पहले है मदन फल के बारे में बताया गया। क्यों? क्योंकि मदन फल जो है उसका बहुत ही कम उपद्रव होता है, इसलिए श्रेष्ठ वामक भी आता है। सबसे पहला चैप्टर का भी नाम मदन कल्प अध्याय है। ओके, अब पहले हम लोग एक बार वमन एंड विरेचन को जानते हैं। वमन के बारे में बताया है, तत्र दोष हरणम ऊर्ध्व भागम वमन संज्ञकम, जो दोषों को ऊर्ध्व भाग से, शरीर के ऊपर वाले रास्ते से हरे या बाहर निकाले, वो वमन कहलाते हैं। ऊर्ध्व भाग इन द सेंस की ओरल रीजन, माउथ से, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वोमिट, तो वो हो गए वमन। वहीं पे विरेचन क्या होगा, अधोभागम विरेचन संज्ञकम, जो दोष को अधोभाग से, गुदा मार्ग से बाहर निकाले, वो विरेचन हो गए। ठीक है, उभयम व शरीर मल विरेचनाद विरेचनम संज्ञा लभते। ओके, विरेचन एक तो हुआ अधोभाग से निकलना, साथ साथ जो है उभय, दोनों मार्ग से यदि शरीर का मल बाहर निकलता है, दोनों मार्ग चाहे ऊपर या नीचे, उसको विरेचन ही कहा जाता है। ऊर्ध्व विरेचन मीन्स वमन एंड अधो विरेचन मीन्स विरेचन, सिंपल ऐसे लिया गया है, लेकिन बस वही है कि दोष, शरीर का जो मल है वो बाहर निकलना, विरेचन कहलाता है। ओके, हम लोग सूत्र स्थान के षड विरेचन शताश्रितीय अध्याय में जान चुके हैं कि टोटल 600 विरेचन के योग होते हैं। 600 में जो होते हैं आपको 355 वमन
एंड 244 हैं विरेचन के, ये आपको पहले से मालूम है। ओके, उसमें भी वामक द्रव्य जो होते हैं वो षड वामक द्रव्य एंड विरेचन के जो है 9 द्रव्य होते हैं। ठीक है, इतना मालूम है। एंड ये द्रव्य हैं, इनका जो फॉर्मूलेशन है उनके हेल्प से टोटल 6 संयोग बनाया गया है। वैसे वामक द्रव्य में 6 वामक द्रव्य का नाम दिया एंड विरेचन द्रव्य में 9 विरेचन द्रव्य का नाम दिया है। और इन 6 + 9 15 द्रव्य के हेल्प से टोटल 600 फॉर्मूलेशन बनाया गया, जिसमें वामक में 355 एंड विरेचन में 245 फॉर्मूलेशन बनाया गया। ओके, जो 6 वामक द्रव्य हैं उनका नाम पहले जानते हैं क्या क्या है। तो उसमें है आपको मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, वत्सक एंड कृतवेदन। जो वत्सक है इन्हीं को कूटज कहते हैं। और इनके साथ साथ जो मदन फल के टोटल कितने फॉर्मूलेशन वो भी दिया गया है। वैसे जब एक एक करके आप चैप्टर पढ़ते जाओगे तो ये याद तो हो ही जाएगा। फिलहाल यहाँ पे कंपाइलेशन किया है तो आप यहाँ भी याद करने का कोशिश करें। मैं इसको एक छोटा ट्रिक बनाया वो बता रहा हूँ। सो मदन फल में आपको MJIVDK ये याद रखना है। MJ माइकल जैक्सन जो इंट्रावेनस लिया DK के पास। ओके, तो M हुआ मदन फल, J हुआ जीमूतक, I इक्ष्वाकु, V वत्सक एंड D हो गया धामार्गव एंड K कृतवेदन। जो D एंड K है वो उसमें 60 फॉर्मूलेशन एक जैसा है तो उनको एक जगह रख दिया। ओके, जो मदन फल है M उसको सबसे पहले याद रखना है 133। अब इसमें 6 ऐड करना है, सिर्फ 33, 1 हटा दिया जाए इसमें से। एक मिनट, 133 में से 1 यदि हटा दिया जाए तो बचा कितना आपको 33। इसमें 6 ऐड किया 39, फिर 6 ऐड किया 45। ठीक है, 39 + 6, तो उस हिसाब से थोड़ा मैं याद किया था तो मैं बता दे रहा हूँ। M133 39 45, एक जो है थोड़ा वत्सक है V वाला, उसको 18 अलग से याद रखना है। सो MJIVDK जो है ये वामक द्रव्य में होंगे, जिसमें DK 60 मदन फल पहले याद रखना है 133, J +6 एंड ये 18। ऐसे ही विरेचन द्रव्य जो है टोटल 9 हैं, उनके बारे में देखते हैं। सो विरेचन में जो 9 द्रव्य हैं, श्यामा, त्रिवृत, चतुरंगुल, तिलवक, महावृक्ष, सप्तला, शंखनी, दंती एंड द्रवंती। ओके, इसे मैं ऐसे याद किया था कि ST CT M SSDD। ओके, ST CT M एंड SSDD कैसे है इसमें वो देखते हैं। ST में आपको हो गया श्यामा एंड त्रिवृत, ये टोटल 110 हो गए। देन CT चतुरंगुल, तिलवक, यही सीक्वेंस में याद रखना है। M फॉर महावृक्ष एंड SS हो गए ये दोनों सप्तला शंखनी के लिए एंड DD हो गए दंती द्रवंती के लिए। तो ये SS तो अपना 39 है और DD 48 है, तो ये दोनों तो एक जगह हो गए। अब जो ST में श्यामा त्रिवृत दोनों मिलके 110 हैं, तो इसमें वापस एक को हटा दिए 10 है, 10 में +2 ऐड किए 12, +4 16, +4 20। तो यही सीक्वेंस में याद रखिए, T के बाद C फिर T फिर M, ST CT M। तो श्यामा त्रिवृत 110 हो गए, C हो गए आपको चतुरंगुल +2 किए 12, फिर T फॉर तिलवक 16 एंड M फॉर महावृक्ष 20। आप अपने हिसाब से भी कुछ निमोनिक्स बना लो, अल्टीमेट एम हमारा याद ही करना है। सो ओवरऑल जो है हमारे विरेचन द्रव्य हो गए 245 एंड वामक द्रव्य हो गए 355 एंड टोटल फॉर्मुलेशन 600। नेक्स्ट जो आपके वामक द्रव्य हैं उसके बारे में बताया कि इसमें जो है अग्नि एंड वायु महाभूत प्रधान होते हैं। ओके, एंड जो विरेचन द्रव्य है वो पृथ्वी एंड जल महाभूत प्रधान होते हैं। ठीक है, इसको कैसे समझे ये वैसे आपको तो पता ही होगा, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ। वामक द्रव्य क्या होते हैं, ऊपर से शरीर के ऊपर वाले ऊर्ध्व भाग से दोषों को निकालते हैं। मीन्स इसको क्या होना चाहिए, लघु वाला गुण होना चाहिए, तभी तो ऊपर निकालेगा। कोष्ठ में जो है ऊपर ऊपर रह के निकालेगा। तो अग्नि एंड वायु इन दोनों में लघुता होती है। एंड विरेचन वाले द्रव्य क्या करते हैं, अधो मार्ग से बाहर निकालते शरीर को। एंड पृथ्वी एंड जल ये दोनों क्या होते हैं, गुरु होते हैं, इसीलिए ये नीचे सेटल डाउन होते हैं और नीचे वाले रास्ते से निकालते हैं, गुदा मार्ग से। ओके, तो ये हो गया महाभूत की बात। उसके अलावा जो 5 गुण है ये दोनों में कॉमन है, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, वैवाही एंड विकासी। ये भी आपको याद रखना है। ये 5 जो है वमन एंड विरेचन दोनों द्रव्य दोनों औषध में पाए जाते हैं। इसके बाद त्रिविध देश के बारे में बताया गया है। त्रिविध देश में आपको जांगल, आनुप एंड साधारण ये 3 देश होते हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पे बस इसको एक बार रिकॉल कराया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको इस चैप्टर में दे रखा है।
तो ये जैसे जंगल देश हैं, तो जंगल देश आपको मेनली राजस्थान वाले एरिया आ जाते हैं, अनूप देश आपको नॉर्थ ईस्ट वाले, और साधारण देश वही बिहार, यूपी, एमपी ये वाले रीजन के आते हैं। ओके, तो जंगल देश में जो है मेनली क्या होता है कि वात एंड पित्त मुख्य रूप से जो है प्रधान होता है इसमें, वात पित्त दोष। एंड अनूप में क्या होता है, वात एंड कफ। ओके, वात कॉमन है, अनूप में कफ मेनली होता है, एंड जंगल में पित्त ज़्यादा होता है। सो कंपेरेटिवली यहाँ देखेंगे, सबसे पहले वायु की बात की जाए तो वायु जो होता है जंगल देश में शुष्क वायु होता है। ठीक है, शुष्क वायु होता है, साथ साथ पर यह आकाश भूयिष्ठ, ये भी वर्ड आया है, यानी कि आकाश युक्त या खुले आसमान वाला होता है ये जंगल देश, ऐसा लगता है वहाँ। जबकि अनूप देश में कैसा वायु होता है, शीतल वायु, ठंडा हवा होता है वहाँ पे। जंगल देश में ड्राई एयर, इसमें कोल्ड एयर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वृक्ष की बात की जाए तो वहाँ पर कैसे ट्रीज आते हैं, तो कदर, खदीर, असन, अश्वकर्ण, धव, तिनिस, सल्लकी, वट, अश्वत्थ, आमलकी। ओके, इतने सारे हैं, आपको कुछ भी नाम याद करना है। जैसे कॉमन नाम जैसे वट बरगद का पेड़ हो गया, अश्वत्थ पीपल हो गए, आमलक का पेड़ हो गया। ओके, ये 2-3 नाम तो आपको याद ही होगा। खदर, खदीर, कदर, ये सब भी बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं जंगल देश में मेनली। ओके, एंड अनूप देश में कौन हो गए, ताल, तमाल, नारिकेल, कदली, ये सब वन होते हैं। नारियल का, केला का, तार का, ये सारे वन जो है अनूप देश में होते हैं। ओके, पक्षी की बात की जाए तो जंगल देश में लाइट वाले होंगे, लघु वाले पक्षी होंगे, लाव, तीतर, चकोर, ये सब होंगे। जबकि अनूप में क्या होंगे, कफ बढ़ाने वाले ये सब होंगे, जो पानी में रहने वाले पक्षी मेनली ये सब होंगे। हंस हो गए, चक्रवाक, बलाका, नंदीमुख, कादम्ब, पुंडरीक, मदगु एंड भृगराज, ये सारे नाम इसमें दिए हैं। ओके, एंड दोष की बात की जाए तो दोष जंगल में वातन पित्त हो ही गया, एंड अनूप में वात के साथ कफ। वहाँ के पर्सन कैसे होते हैं, तो जंगल देश के पर्सन जो स्थिर एंड कठिन मनुष्य होते हैं, स्थिर होते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ऐसे हैं। जबकि यहाँ के मनुष्य जो अनूप देश वाले होते हैं वो सुकुमार होते हैं। ओके, तो ये हो गया जंगल एंड अनूप में। साधारण देश के बारे में यह बताया कि साधारण देश उत्तम होता है एज कम्पेयर टू जंगल एंड अनूप, ये उत्तम होता है। साथ साथ इसमें जो लक्षण है वो मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं इन दोनों के। नेक्स्ट है प्रशस्त औषधि के क्या लक्षण हैं। जो औषध है वो हर चीज़ में संपन्न हो, अपने औषधि इफेक्ट जो है अच्छे से शो कर सके, तो उसके क्या लक्षण हैं। तो उसके लक्षण है कि वो औषध जिस देश में उत्पन्न हो वो प्रशस्त देश, मीन्स जिस देश में होना चाहिए वो उसी देश का औषध हो। जंगल देश का में अनूप देश का औषध हो ऐसा नहीं, उसमें जंगल देश में जंगल देश का ही औषध उत्पन्न हुआ हो, प्रशस्त भूमि में उत्पन्न हुआ हो, एंड प्रशस्त समय में उत्पन्न हुआ। ऐसा नहीं कि किसी ऋतु में होने वाला औषध जो है बसंत ऋतु में आ गया हो या ग्रीष्म में आ गया हो, तो ये नहीं। प्रशस्त देश, प्रशस्त भूमि एंड प्रशस्त समय में उत्पन्न हुआ हो। साथ साथ उसमें जो है द्रव्य का जो प्रमाण, रस, वीर्य, गंध, ये पूर्ण रूप से उपस्थित हो, यानी कि उसमें जो भी रस पंचक वगैरह ये प्रॉपर वे में हो। ऐसा नहीं कि जैसे जनपदोध्वंस में हमने देखा कि वहाँ पे जो है ये रस पंचक उसमें उपस्थित नहीं होता है, तो वो औषध जो है अपने औषधत्व में कैपेबल नहीं होता, वो सही से अपना प्रभाव शो नहीं करेगा। ओके, तो ये सारे लक्षण हैं। नेक्स्ट है कि औषध का संग्रह काल एंड संग्रह विधि। तो पहले संग्रह काल देखते हैं कि किस समय में, टाइम ऑफ कलेक्शन क्या है मेडिसिन औषध का, तो वो डिपेंड करता है कि औषध के कौन से पार्ट को कलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि शाखा एंड पत्र को वर्षा वसंत में, मूल को ग्रीष्म शिशिर में, त्वक, कंद एंड क्षीर को शरद में, सार वाले पार्ट को हेमंत में, फल एंड पुष्प जो यथा ऋतु। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद एंड हेमंत, ये सीक्वेंस होता है ऋतु का। जो मूल है, रूट वाले पोर्शन है, उससे स्टार्ट करते हैं। तो मूल को हम लोग जो है मेनली किस समय में कलेक्ट करेंगे, जब प्लांट का जो है ऊपर का सारा पार्ट निकल चुका हो, या वो भी ना समझे, गर्मी का मौसम समझिए, ग्रीष्म ऋतु में जो है मेनली हम रूट का पोर्शन निकालते हैं क्योंकि वो ज़मीन के अंदर होता है, ज़्यादा ठंडा रहता है, ऐसे समझ लें। तो ग्रीष्म ऋतु हम याद रख लिए यदि मूल के लिए, तो ग्रीष्म के साथ ये याद रखेंगे अल्टरनेट पे, शिशिर एंड ग्रीष्म हो गया मूल के लिए। तो नेक्स्ट 2 अल्टरनेट क्या हो गया, वर्षा एंड वसंत, तो इसमें हम शाखा एंड पत्र को कलेक्ट करेंगे। ओके, हेमंत में सार को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड बचा जो शरद ऋतु है उसमें त्वक, कंद एंड क्षीर, इन पार्ट को कलेक्ट करते हैं।
फल है या फूल है उसको कलेक्शन जो है यथा ऋतु, जिस ऋतु में वो जो भी फल आता है, सीजनल फ्रूट्स एंड सीजनल फ्लावर, उसी सीजन में कलेक्शन करना है। ओके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में, जैसे BHU में, उत्तराखंड में, MPPCS में आ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट जो देखते हैं इसका संग्रह विधि। अब औसत को कैसे संग्रह करना है वो देखते हैं। तो जो भी व्यक्ति जो औसत को संग्रह करेगा, कलेक्ट करेगा, वो पहले अपना आराम से स्नान उस्नान करके, सफ़ेद वगैरह वस्त्र जो है वो सब धारण करके, मंगलाचार संपन्न करके, पूर्व मुख या उत्तर मुख होकर के औषधि को संग्रह करना है, ये कहा गया इसमें। ठीक है, स्नान और कर लेना है, सफ़ेद वस्त्र पहनकर मंगलाचार करके पूर्व या उत्तर मुख होकर के औषधि को संग्रह करना है। और औषधि को संग्रह भी करेंगे, जो कलेक्ट करेंगे, तो जिस पात्र में रखेंगे वो अनुकूल गुण वाले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस कंटेनर में रखेंगे उसका अपोजिट गुण वाला, जैसे शीतवीर्य वाले को गर्म चीज़ में नहीं रखेंगे। ठीक है, गर्म कंटेनर हो जो उष्ण गुण वाले हो, ऐसे में नहीं रखना है। ठीक है, सिमिलर गुण वाले कंटेनर में रखना है। ठीक है, औषध को पूर्व या उत्तर द्वार वाले निवात स्थान में रखना। भैंसा जागार जो है जिसमें रखना है, जिस घर में रखना है, उसके बारे में बताया कि प्राग उदक द्वारेशु, उसका जो है गेट जो है पूर्व या उत्तर की ओर खुलता हो वैसे स्थान में रखना है। साथ साथ निवात स्थान में रखना है। निवात प्रवात एक देशेशु, निवात स्थान इन द सेंस कि उसमें बहुत ही तेज़ हवा नहीं आ रहा हो, साथ साथ जो है उसमें ये जंगला वगैरह लगा हो, मीन्स जाली और लगा हो, जिसके वजह से डस्ट उस्ट जो है ज़्यादा उसमें ना जाता हो। ओके। नेक्स्ट जो है इन्होंने समराइज फॉर्म में जो है बेस्ड ऑन दोष अनुपान बताया। जैसे वमन विरेचन वाले औसत तो दे रहे हैं, लेकिन कौन सा दोष प्रीडोमिनेंट है उसके बेस पे इन सभी अनुपान के साथ जो है या तो इसको डायरेक्ट पिलाना है या फिर इन सभी का भावना दे करके जो प्रिपरेशन बनाना है। ओके। जैसे कि वात विकार है, तो वात विकार में हमको यदि वमन या विरेचन कराना हो तो उस केस में हमको सूरा, सौवीर, तुशोदक, मेरेय, फल अम्ल, मेदक, धान्य अम्ल, दध्य अम्ल, इन सभी को जो है अनुपान के रूप में देना है उसको। ठीक है। यदि पित्त विकार है तो उसमें मधु, मधुक, मृद्विका, आमलक, परुषक, फानित एंड क्षीर ये देना है। कफज विकार में मधु, मूत्र एंड कफनाशक कषाय, इनको अनुपान में देना है। नेक्स्ट इन्होंने वमन फल के संग्रह के बारे में बताया। जो फल है एंड फूल है उनके संग्रह के बारे में इन्होंने बता रखा है यथा ऋतु, जिस ऋतु में जो फल आते हैं उसी ऋतु में संग्रह करना है। तो वमन फल के संग्रह में इन्होंने सिर्फ मदन फल के बारे में मेनली बताया। क्यों बताया है मदन फल को वमन फल भी कहते हैं? क्योंकि ये श्रेष्ठ है उस वामक द्रव्य। वो भी क्यों? क्योंकि इसमें उपद्रव बहुत कम होता है, इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होता है वमन करने में। ठीक है, अब जानते हैं कि किस ऋतु में इसको संग्रह करेंगे और कैसे करेंगे। तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि बसंत ग्रीष्मयो अंतरे, यानी कि बसंत एंड ग्रीष्म इन दोनों के अंतर, इन दोनों के बीच में, यानी बसंत के बाद और ग्रीष्म से पहले का जो समय होता है उसी समय में इसको हमको मदन फल को कलेक्शन करना है, इम्पोर्टेंट है। और कलेक्शन भी कब करना है? तो पुष्य अश्व युगभयाम मृगशिरसाम, यानी कि पुष्य, मृगशिरा एंड अश्विनी, ये नक्षत्र, 3 नक्षत्र का नाम दिया, पुष्य, मृगशिरा, अश्विनी नक्षत्र एंड चैत्र मुहूर्त के समय में दिन में संग्रह करना है, रात में नहीं। ओके, क्या क्या चीज़ आया? बसंत ग्रीष्म अंतरे एंड पुष्य अश्व युगभयाम मृगशिरसाम, एंड डे टाइम में इसको संग्रह करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जोर दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो फल को हम कलेक्ट कर रहे हैं उस फल में क्या क्या चीज़ होना चाहिए वो देखना है। पांडु ना कृमिन ना पुतिन्य जंतु जगदा, यानी कि वो फल जो है पांडु वर्ण का हो गया हो, साथ साथ उसमें कृमि ना लगा हो, ना पूती, उसमें से बैड या फॉल स्मेल ना आ रहा हो, साथ साथ जंतु जगदा, उसको जो है कोई भी जंतु खाया ना हो। तो वैसे फल को हमको कलेक्ट करना है। ओके, वो फल पांडु वर्ण का हो चुका हो। कलेक्शन के बाद क्या करेंगे? उसको कुशपुटे बद्धवा गोमये न लिप्य, गोमये न लिप्य, यानी कि कुशपुट जो जूट बैग होता है उस फल को, जो पांडु वर्ण का फल है, उस जूट बैग में इसमें रख देंगे उस फल को कलेक्शन के बाद। देन गोमयन, गोबर जो होता है उससे उसको लेप देंगे उस जूट बैग को। उसमें लेपने के बाद फिर क्या करेंगे? एक जूट बैग लिए, उसमें हम फल कलेक्ट करके रख दिए, उसके ऊपर से गोबर का स्मेयर कर दिए, काउडंग का। उसके बाद क्या करेंगे? मांस, साली, कुलथ एंड मुदग, इसमें से मेनली साली,
तो इनमें से किसी न किसी में, इन चारों में से किसी में क्या है, अष्टरात्रम, 8 रात के लिए उस जूट बैग को रख देंगे। ओके, 8 रात के बाद उसको बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालेंगे और उसके बाद उसमें से मदन फल निकालेंगे, तो वो मदन फल कैसा हो जाएगा, मृदु हो जाएगा, सॉफ्ट। साथ साथ जो है मधविष्ट गंधा, जो उसमें से मधु के जैसी गंध आने लगेगी। ओके, तो अब उस फल को क्या करेंगे, सुखा लेंगे धूप में। जो मदन फल अब हमारे पास आया कलेक्शन के बाद, कुछ पुट में रखे, 8 रात रखे, फिर निकाले, उस मृदु मदन फल जिसमें से मधु के जैसा गंध आ रहा है, उसको सुखाएंगे। और सुखाने के बाद उसका फल पिपली यानी कि बीज जो है उसको निकालेंगे, और उसी बीज को यूज करते हैं वमन कराने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो फल पिपली का जो वर्ड यूज आया है वो अलग पिपली फल नहीं, ये मदन फल का जो पिपली में, यानी मदन फल का जो सीड है ना, बीज है, उसके लिए आया। ओके, तो इस फल पिपली को कलेक्ट करने के बाद भी आगे का कुछ प्रोसीजर है। जैसे कि उस बीज को क्या है कि उसको घी, दही, मधु या तिल का जो कल्क है उसमें से किसी से मर्दन करके फिर से सुखा लेना है। ठीक है, और सूख जाने के बाद जो है नया मिट्टी का जो भी घड़ा वगैरह है उसमें रख करके अपना सिकहर पे जो है करा लटका कर, मीन्स कहीं पे टांग करके रख देना सेफली, जिसमें जो है इंसेक्ट्स या फिर चूहा वगैरह सब ना लगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास है वमन कराने की विधि, मीन्स वमन कैसे कराना है। ओके, तो वमन कराने के लिए पहले देखना है कि जिस दिन वमन कराना है ना, उससे 2 से 3 दिन पहले हम उसे स्नेहन स्वेदन कराएंगे, पूर्व कर्म कराएंगे। द्वयहम त्रयहम स्नेह स्वेदन। ओके, तो 2 से 3 दिन पहले हम स्नेहन स्वेदन कराएंगे। ओके, अब जिस दिन वमन कराना है उससे 1 दिन पहले, जैसे कि आज वमन कराना है तो कल, येस्टरडे, उसको क्या करेंगे, कफ उत्कलेशा का आहार देंगे। कफ उत्कलेशा का आहार मीन्स जैसे कि आनूप हो गया, उदक हो गया, ग्रामी, यहाँ का मांस रस, दूध, दही, उड़द, तिल, साग, इन सब में से कुछ खिला उला करके कफ को एग्रेवेट करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक आपको पता होगा कि कफ बढ़ेगा, पहले बढ़ा के रखेंगे तभी तो उसको वमन के थ्रू बाहर निकालेंगे। ओके, तो ये काम कर दिए 1 दिन पहले। अब जिस दिन वमन कराना है उस दिन के ऊपर आते हैं। लाइक आज वमन कराना है तो आज आते हैं। आज पहले यह देखेंगे कि रात का खाना उस पर्सन को पच गया है या नहीं पच गया है। यदि पच गया है उसके बाद ही वमन कराना है। तो मॉर्निंग में क्या करेंगे, उसको यवागु एंड घृत, जिस दिन वमन कराना है उस दिन यवागु एंड घृत उसको पूर्ण मात्रा में पिला देंगे। पहले यवागु एंड घृत भरपेट पिला देंगे। उसको पिलाने के बाद जो क्वाथ हम 1 दिन पहले ही प्रिपेयर कर रखे रात में, उस क्वाथ में मधु एंड सेंधा नमक, ये दोनों के बारे में अभी चर्चा होगी, इसको याद रखें। इन दोनों को क्वाथ में मधु एंड सेंधा नमक मिला करके गर्म करके उस पर्सन को पिलाएंगे। ओके, अब ये रोगी को पिलाएंगे मेनली कौन से रोगी, जिसमें श्लेष्म ज्वर, गुल्म या प्रतिस्याय के जो भी रोगी हैं उनको वमन कराने के लिए पिलाएंगे। वो भी उस पर्सन का मुख किधर होना चाहिए, उत्तर एंड पूर्व मुख। पिला देंगे और उसके बाद इसको अब वमन होगा। तो वमन तब तक करते रहेंगे जब तक पुनरात पित्त आगमन, पुनः पित्त आगमन, जब तक पित्त ना आ जाए या पित्त अंत ना हो जाए, पित्तांत तक वमन कराते रहेंगे। ओके, क्या करना है, स्नेहन स्वेदन 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन स्नेहन स्वेदन करने के बाद जो है कफ उत्कलेश करने वाले आहार 1 दिन पहले, जिस दिन वमन कराना है तो उस दिन जो है रात का खाना पच जाने के बाद जो है यवागु एंड घृत देना है। यवागु घृत पूरा पिलाने के बाद जो है उसको क्वाथ में जो है मधु एंड सेंधल नमक जो है ये पिलाना है। और इसके बाद इसका वमन होगा, तब तक वमन कराना है जब तक पित्त का जो है आगमन ना आ जाए। क्वाथ में क्या करना है कि जिस पर्सन को वमन कराना है ना, उस पर्सन का एक अंतर नख मुष्टि होगा, एक अंतर नख मुष्टि, यानी कि उतना जो है उसको फल पिपली लेना है। फल पिपली बोले तो जो मदन फल है उसका सीड, उस बीज को वो पर्सन क्या करेगा जिसको वमन कराना है, वो अपने मुट्ठी में लेगा और अपने मुट्ठी में जो नाखून है ना उसको अंदर की ओर करके जो मुट्ठी बंद करेंगे, तो उसमें जितना भी ये आ गया बीज आ गया, उतना बीज को लेकर के इस क्वाथ में रखना है। ठीक है, उस क्वाथ में फुल नाइट रखना है। जिस दिन वमन कराना है उससे 1 रात पहले वाले क्वाथ में ये एक अंतर्नख मुष्टि फल पिपली रखना है। अंतर्नख मुष्टि क्लियर हो गया होगा कि मुट्ठी को बंद करना, नाखून अंदर की ओर करके, और उसमें जितना भी ये सीड आया है उस सीड को जो इस डिकॉक्शन में रखना है। किसका क्वाथ बनाएंगे तो वो भी सिंपल है, वमनोपग महाकषाय आप लोग जानते होंगे, जिसमें 10
इंग्रेडिएंट आते थे, इंग्रेडिएंट नहीं 10 द्रव आते थे, मधु, मधुक, कोविदार, कर्बूदार, ये सब जो नीप, विदुल, बिंबी, सनपुष्पी, सदापुष्पी, प्रत्येक पुष्पी, उनमें से जो भी वमनोपक वाले जो 10 थे उनमें से किसी एक का जो है हम क्वाथ बना लेंगे, ठीक है। उस क्वाथ में एक अंतर नख मुष्टि ये मदन फल का बीज जो है वो डाल देंगे और फुल नाइट उसको उसमें फूलने देंगे। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, उसको कपड़ा से छान लेंगे और छानने के बाद उसमें ये मधु एंड सेंधा नमक उसमें मिलाएंगे, ओके। मिला करके गर्म करेंगे, फिर उसको पिलाएंगे। यहाँ गर्म करने की बात कर रही है। नॉर्मली मधु को क्या करते हैं, गर्म करके नहीं पिलाते हैं। मधु जो हनी है उसको गर्म वर्जित है, लेकिन यहाँ दे रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसमें मधु का जो है डाइजेशन नहीं होता। वमन जो करने वाला जो द्रव्य है वो बिफोर डाइजेशन शरीर से बाहर निकल जाता है। यदि वो डाइजेस्ट हो गया फिर हमारे शरीर पे बैड इफ़ेक्ट होगा ना, इसीलिए यहाँ पे गर्म करना अलाउड है, ओके। अब रहा मधु एंड सेंधा नमक के बारे में, तो वो जानते हैं। सो मधु एंड सैंधव के बारे में क्या बताया इन्होंने कि सर्वेषु तु मधु सैंधवम कफ विलयन छेद अर्थ वमनेषु विद्यत, यानी कि सभी प्रकार के जो वमन करने वाले योग हैं ना, सर्वेषु सभी प्रकार के वमन करने वाले योगों में मधु एंड सैंधव को मिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, वमन मेनली हम कफ के लिए करते हैं, तो उस कफ को विलयन करता है, डिजोल्व भी करता है, छेदन भी करता है, उसको जो स्क्रैप करके निकालने का भी काम ये करता है। इसीलिए मधु एंड सैंधव को जो है हर तरह के वामक योग में मिला करके ही पिलाना चाहिए। सो वमनेषु विद्यत। साथ साथ और क्या बोला, नाचो उष्ण विरोध मधु छर्दन योग उक्तस्य। वमन वाले जो द्रव्य है उसको तो एक पॉइंट है कि हमेशा गर्म ही पिलाना चाहिए, और दूसरा पॉइंट यह आता है कि मधु क्यों मिला रहे हैं गर्म में, तो गर्म में इसलिए नहीं मिला रहे हैं और कोई बैड इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वो अविपक्व प्रत्यागमनात् दोष निहरण, जो बिना पके ही वो बाहर निकल जाता है मधु, इसीलिए वो क्या है कि उसके वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। दोष को निर्हरण कर ले रहा है, बिना पके हुए ही प्रत्यागमन हो रहा है, वापस आ जा रहा है। सो उष्ण क्वाथ में यदि हम मधु मिला रहे हैं तो कोई हार्म नहीं हो रहा है बॉडी को, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और ये क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि वामन द्रव्य जो है हमेशा उष्ण ही पिलाना चाहिए, इसलिए इस उष्ण तो रखना ही है, और हमको यहाँ पे मधु भी मिलाना है। और मधु मिलाना क्यों है, या सैंधव और मधु इन दोनों को क्यों मिलाना है वो भी क्लियर हो गया। क्योंकि वो कफ जो है जिसको दूर करने के लिए वमन कर रहे हैं उसको वो मधु एंड सैंधव उसको डिजोल्व भी करेगा, साथ साथ उसको स्क्रैप आउट भी करेगा, छेदन भी करेगा। ओके, आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट ये यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि वमन कराना है कब तक, जब तक पित्त का जो आगमन ना हो जाए, ठीक है। लेकिन यदि हीन योग हो गया है तब क्या करेंगे, यानी कि पित्त नहीं आ पा रहा है, प्रॉपर वमन नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में इन्होंने बताया कि पिपली, आमलक, सरसप एंड वचा, ठीक है। पिपली, आमलक, सरसप एंड वचा, इनका कल्क बना करके लवण उष्ण उदके पुनः पुनः, जो उष्ण उदक है, ल्यूकवार्म वाटर है, उसमें सॉल्ट को मिलाना है और ये पेस्ट को मिला करके बार बार पिलाते रहना है। बार बार पिलाना है कब तक, जब तक पित्त दर्शन ना हो जाए, जब तक पित्त ना आ जाए, ओके। यानी कि हीन योग हुआ है तो पित्त नहीं आया है। सो पित्त को लाने के लिए एक अलग काम इन्होंने बताया कि पिपली, आमलक, सरसप एंड वचा का पेस्ट मिलाए और एक ल्यूकवार्म वाटर ले, उसमें सॉल्ट भी मिला दे और उसके बाद उस पर्सन को बार बार पिलाते रहें। तब तक पिलाना है जब तक पित्त दर्शन ना हो जाए। सो एक बार इन चीज़ों को कंपाइल कर ले रहे हैं यहाँ पे। मदन फल के बारे में क्या बोला है, श्रेष्ठ वामक है, क्यों? क्योंकि उपद्रव नहीं होता है। इसका टोटल जो है 133 योग है और ये इम्पोर्टेंट है, आ चुका है। मदन फल का जो सिनोनिम्स है ये भी इम्पोर्टेंट है, मदन, करहाट, राठ, पिंडितक, फल एंड श्वसन, ओके। ये मदन फल के पर्याय सिनोनिम्स हो गए। प्रयोज्य अंग यूजफुल पार्ट क्या ले रहे हैं, तो फल पिपली, फल पिपली मीन्स बीज। अमाउंट कितना है, तो एक अंतर नख मुष्टि, यहाँ पे फिर ये से मुष्टि लिखा गया, एक अंतर नख मुष्टि। जिस पर्सन का को वमन कराना है उसके खुद के मुट्ठी से, उनके खुद के फिस्ट से एक अंतर नख नाखून अंदर डाल करके जितना भी होगा उतना लेना है। उपयोग किस किस चीज़ में करते हैं, तो कफ प्रसेक हो रहा है, ग्रंथि ज्वर हो गया, उदर रोग हो गया, अरुचि हो गया,
तो उन सभी में वमन अर्थ में जो है मधु एंड सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। हो गया। नेक्स्ट जो इसके प्रयोग कल्प है उसको एक जगह कंपाइल करते हैं। नेक्स्ट जो है मदन फल का जो 133 योग हैं उनका जो अलग अलग कल्पना है उनको ब्रेक करते हैं। ओके। तो मदन फल में जो है कसाय का जो योग है, क्वाथ का जो फॉर्मुलेशन है वो टोटल 9 है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कसाय वाला, जिसमें ये वमनोपक महाकसाय वाले जो इंग्रेडिएंट के हेल्प से क्वाथ लिए थे, एक एक करके अलग अलग उनमें से किसी में भी, तो ऐसे 9 कसाय के योग हो गए। देन मात्रा योग में जो है टोटल 8 आते हैं। दूध एंड घृत इनके हेल्प से यदि फॉर्मुलेशन बना रहे तो वो 5 फॉर्मुलेशन बन रहे, 5 योग बन रहे। FCN फानित, चूर्ण एंड नस्य, इन तीनों के एक एक हैं, यानी फानित के एक योग हैं, चूर्ण के एक एंड नस्य के एक योग। देन वर्ती क्रिया जो है उसमें 6 योग हैं। शाडव में 10 योग हैं। एंड MUL मूल जो है मोदक, उत्कारिक एंड लेह, इन सब के 20 योग, यानी कि मोदक के 20, उत्कारिक के 20 एंड लेह के भी 20। एंड PS जो है पूप एंड शस्कुली, इसके 16। तो आप इन सभी को यदि ऐड करोगे टोटल 133 योग हो जाएंगे। ओके। आप इसे जो है एक बार बुक से पढ़ लेना कि कैसे कैसे बनाया गया। यहाँ पे सिर्फ कंपाइलेशन किया गया है। मेनली क्वेश्चन जो है एंट्रेंस में ऐसे ही आता है कि कसाय के कितने हैं, ये ऐसा नहीं कि कैसे बनाते हैं। ये सब्जेक्टिव में आते हैं तो आप हो सकता है कि आप उससे पढ़ लो, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। कसाय में 9 है, मात्रा योग में 8, दूध एंड घृत में 5, फानित चूर्ण नस्य में 1, वर्ती क्रिया में 6, शाडव में 10, MUL 20 × 3, PS 16 × 2। ओके। सो इन दिस वे दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी करेक्शन करना हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।